And now we come to the concluding session of this evening. Our topic is वासीपुर और मिर्ज़ापुर से बाहर, क्या झारखंड, बिहार और यूपी इन स्टीरियोटाइप से निकल पाएंगे? To talk about this, we have with us two young award-winning maverick filmmakers from Jharkhand, Niranjan Kumar Kujur and Seral Murmu, who will be speaking not only on this but also share their cinematic vision with us. Niranjan, Seral, please join me on stage. Thank you. Both of you are from Jharkhand. Seral, आप घाटशिला में पले बड़े हैं और जन्म भी वहाँ पे है. और Niranjan, you are from Lohardaga. So, before I go on to this particular topic, I wanted to ask both of you कि ये सिनेमा का भूत कब चढ़ा और कैसे? Niranjan, you want to go first? पहले तो हम लोग मतलब हमारे घर से ऐसा था कि हम डॉक्टर बने, पर हम उसके बाद फिर हम कॉलेज जब क्या बोले तैयारी कर रहे थे हम लोग, तो उस वक्त क्या हुआ था कि 2 साल गुजर गया और हमको समझ में नहीं आया कि मेडिकल में होगा कि नहीं होगा. तो मैंने चुपके से मास कॉम का एक भर दिया था फॉर्म और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था. फिर मुझे थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा कन्विंस करना पड़ा घर पे कि मास कॉम पढ़ना है, उसमें जर्नलिज्म करना है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन मैं ढूंढ रहा था कि और क्या मेरा इंटरेस्ट है. तो मैं जर्नलिज्म का मेरे अंदर एक्चुअली पहले भूत सवार हुआ था. उसके बाद फिर जब मैं वहाँ पढ़ने गया मास कॉम, तो फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि शायद वो मुझे नहीं करना है. मास कॉम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपका एडवर्टाइजिंग है, आपका पीआर है, तो इस तरह की दूसरी चीज़ें भी थी, पर इन सब में मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं लग रहा था. तो वहीं पर मास कॉम पढ़ते वक्त हमें वर्ल्ड सिनेमा इंट्रोड्यूस किया गया था. तो वहाँ पे मैंने वो सारी फिल्में देखी जो आमतौर पर हमें नहीं देखने को मिलती. तो जैसे आनशान एंडलू या अकीरा कुरोसावा की फिल्में, ड्रीम्स देखा मैंने, रोशोमोन देखा. रोशोमोन बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक ही स्टोरी को, मतलब एक ही इंसिडेंट को 3-4 लोग अपने पर्सपेक्टिव से बताते हैं. तो वो सब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. एंटोनियोनी की भी फिल्में हमने देखी. तो थोड़े हमने यूरोप के गांव नहीं देखे थे, हमने जापान के गांव नहीं देखे थे. तो वो सारी चीज़ें देख करके उसके बाद फिर 1-2 और इंडियन फिल्म मेकर्स भी थे. उसमें सबसे अहम नाम है गिरीश कासरवल्ली और अडूर गोपालकृष्णन. तो उनका जो चित्रण था अपने जगह का, अपने लोगों का, तो वो सारी चीज़ें देख करके मुझे ऐसा बिलीव हो रहा था कि हमारे जगह का भी एक सिनेमा हो सकता है जो कि ऐसा ही दिखता है किसी ना किसी. जैसे मैंने द्वीपा देखी, तो उसमें एक आदिवासी महिला की कहानी है, और इस तरीके के जो भी सीन्स वगैरह देखता था, जो दृश्य देखते थे, वो काफ़ी मिलती जुलती थी हमारे जगह से. तो फिर उस टाइम पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हमारा भी एक सिनेमा हो सकता है. उससे पहले हमने सिर्फ बॉलीवुड देखा था और हॉलीवुड में वही फास्ट एंड फ्यूरियस, मैट्रिक्स, ये सब देखा हुआ था. तो हमें बहुत ऐसे दूर की चीज़ ही लगती थी. तो वहाँ पर मुझे थोड़ा समझ में आया कि फिल्म करना चाहिए, और करते करते फिल्म में थोड़ा इंटरेस्ट जगा. उसके बाद फिर जब प्रोजेक्ट्स होते हैं तो करते वक्त जो सेटिस्फैक्शन, जो एक खो जाना जैसा होता है ना, कि वो कुछ बनाते वक्त आप खो जाते हैं, पूरी दुनिया से कट जाते हैं, आपको न खाने पीने की भी सुध नहीं होती, और सिर्फ वही चीज़ कंप्लीट करने में लग जाते हैं. और जब वो करके एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और उस पर फीडबैक्स मिलते हैं, देन यू मेक इट बेटर बेटर बेटर. तो वो सारा प्रोसेस जो है ना, वो बहुत एक सेटिस्फाइंग प्रोसेस था. इन द सेंस वो अंदर तक क्लीन करने वाला प्रोसेस
लगा मुझे। तो वहीं से मुझे फिर लगा कि ये जो सारा कुछ मिलजुल करके मेरे सामने जो एक सिनेमा का जो पहले एक दूर की चीज़ टाइप चीज़ लगती थी, वो जब अंदर घुसी मेरे अंदर, तो मुझे बहुत उस टाइम पर ही मुझे लगा कि मुझे सिनेमा ही करना है, यही एक चीज़ है जिसमें मैं दुनिया भूल जाता हूँ। तो फिर वहीं पर मुझे कीड़ा पकड़ा और फिर मैंने फिल्म स्कूल्स ट्राई किए, और मेरा उससे पहले मैं यहाँ पे झारखंड में श्री प्रकाश जी के यहाँ पे काम किया। तो वो सारा प्रोसेस मिल करके फिर मैं फिल्म स्कूल ज्वाइन करके फिर अभी मैं फिल्में कर रहा हूँ। तो यही मेरी कहानी है। थैंक यू। सिराल, आप जब स्कूल में पढ़ रहे थे घाटशिला में, उसके बाद आप रांची आए कॉलेज करने के लिए, तो बचपन में फिर कॉलेज लाइफ में किस तरह की फिल्म्स आप देखते थे? आप सभी को जोहार। बचपन में मैं घाटशिला से हूँ और संताल ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। तो सिनेमा का तो जनरली जैसे टीवी में देखते हैं वो है। जात्रा जो बंगाली जात्रा से संथालों ने लिया, फिर अपना उन्होंने खुद डेवलप किया कुछ संथाली जात्रा, तो वो बहुत पॉपुलर थे संथाल इलाकों में। और जब एक समय था जब वहाँ पे महिलाओं को काम नहीं करने देते थे संथाली जात्रा में, तो पुरुष ही करते थे। तो मेरे बड़े पिताजी और कई सारे एक मामा जी थे, तो वो ही हीरो हीरोइन का ऐसा रोल करते थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। और हम वो बचपन में वो मंच होते हुए हम देखते थे, तो वो इंटरेस्ट मुझे लगता है कि सीड जो था ना वो कहीं ना कहीं तब से वो लग गया था वो। और सिनेमा तो तब के समय में भी दूरदर्शन में था, जो देखते थे वही था। तो हमारा इनिशियल जो एक्सपोजर जो सिनेमा के लिए था वो वही बॉलीवुड ग्लैमर वही था। हुआ यूँ कि वहाँ से जब मैं रांची पहुँचा, घाटशिला जब 10th करने के बाद जब मैं रांची पहुँचा, रांची में एक कॉलेज है, वहाँ +2 में मैंने दाखिला लिया, गॉसनर कॉलेज। और हुआ यूँ कि वो गॉसनर कॉलेज और एक सुजाता थिएटर है वो आजू बाजू ही था। तो मोस्टली मुझे याद है कि मैं तो अभी भी है, तो मैं साइकिल अपना अंदर करता था गॉसनर कॉलेज के साइकिल स्टैंड में, पर मैं जाता था सुजाता सिनेमा थिएटर में। तो वहाँ से मेरी पढ़ाई, मतलब जो सिनेमा की पढ़ाई जो है वहाँ से शुरू हुआ कि मैं सिनेमा, मतलब मैं और एक मेरा बंगाली फ्रेंड था कल्याण सरकार, वो ही मतलब वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था सिनेमा को लेके, तो मैं उनको फॉलो कर रहा था। तो हम सिनेमा बफ थे, मतलब सीइंग अबाउट 5 फिल्म्स अ वीक। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में थे जो पॉपुलर सिनेमा हम रिपीट कर रहे थे, रिपीट पे रिपीट डायलॉग्स रिपीट हो रहे हैं। मुझे एक बार याद है कि वहाँ पे एक नौशाद करके एक बंदा था जो गेट पे रहता था और टिकट चेक करता था सुजाता थिएटर्स में। तो मुझे एक बार याद है कि हमको कॉलेज और स्कूल में उतना डांट नहीं पड़ा जिनसे उतना पड़ा। एक दफ़ा हम लेट आ गए तो वो गुस्सा करने लगा, अभी आ रहे हैं 15 मिनट लेट हो गया, तुम क्या कर रहे हो, इतना देर से जल्दी आना चाहिए ना ऐसा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ बहुत मतलब ज़्यादा ही देख रहे हैं हम। तो उसके बाद +2 के बाद जैसे निरंजन बोल रहे थे कि सबको डॉक्टर और इंजीनियर ही बनाना था, तो मुझे इंजीनियर बनाना था पापा को। और मुझे मालूम था कि मैं नहीं बन पाऊँगा, मतलब वो धोखे में थे, मैं तो क्लियर था कि ये मेरे लिए तो नहीं है। एकेडमिकली भी मैं ऐसा नहीं था और प्लस मुझे जाना भी नहीं था ऐसा, पर फिर भी 1-2 साल मैंने उसमें गंवाए। फिर उन्होंने वो पता लग गया उनको कि नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा, तो आप देख लो क्या करना है आपको। तब मास-कॉम, मुझे एक सीनियर है, मास-कॉम होता है यहाँ पे सेंट जेवियर्स कॉलेज में, तो कुछ साथी लोग भी स्टूडेंट बैठे भी हैं। वो हम 2nd या 3rd बैच थे, वहाँ पे एक सीनियर ने बताया कि यहाँ पे फिल्म स्टडीज़ करके एक सेमेस्टर में होता है। सो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं फिल्म स्टडीज़ में जाऊंगा और पढ़ना है, 6 महीना ही हो पर आई वांट टू डू समथिंग। वहाँ जाके भी वो नहीं था कि मुझे सिनेमा बनाना है वैसा। पढ़ाई के दौरान ही ये हुआ कि एक दो सज्जन, मतलब गुरु जो हैं हमारे, उनसे मुलाकात हुई, बीजू टोप्पो और मेघनाथ जी। और उन्होंने देखा कि इसको इंटरेस्ट है सिनेमा में, तो दे इनवाइटेड मी टू द ऑर्गेनाइजेशन, अखड़ा नाम का ऑर्गेनाइजेशन उनका, वहाँ पे उन्होंने इनवाइट किया। और वहाँ पे वही एक जगह है जहाँ पे मुझे मैं एक फिल्म मेकर बन सकता हूँ, वो मुझे एक ताकत मिली।
और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं, बहुत डेडिकेटेड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं। और उनका फिल्म जो क्रू होता था वो 3-4 लोगों का ही होता था। वो जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से कहानी बोल रहे थे, ट्रैवल आदिवासी कहानी बता रहे थे थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज, वो अलग लेवल का था। मतलब इवन मतलब मैं अभी एफटीआई से आ रहा हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि मैं उनके जैसा अभी कमिटमेंट, जिस ईमानदारी से वो बोल रहे हैं, मेरे में अभी तक नहीं है। तो वहाँ से मुझे एक सिनेमा बनाने की जो ताकत मिली वहाँ मिली। तो मैं कई हद तक उनके पास सिनेमा का भंडार था, वर्ल्ड सिनेमा का। और ये इम्पैक्ट जो जैसे निरंजन जी ने बताया, मैं दोबारा नहीं बोलना चाहूँगा, उनका इम्पैक्ट जो है ना बहुत ज़्यादा रहा। कि वहाँ पे फिर हमको पता चला कि रीजनल सिनेमा, हम बातें करते थे वहाँ पे। अखड़ा, बेसिकली अखड़ा एक शब्द है, ये आदिवासी शब्द है जिसका मतलब है एक गांव का जगह है जहाँ पे लोग आते हैं एंड दे शेयर द नॉलेज, और मीटिंग करते हैं, बातें करते हैं, डांस करते हैं। तो अखड़ा में ही डांस होता है, तो अखड़ा था वो। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, वहाँ चर्चाएँ होती थी, झगड़े होते थे, हाँ, तो क्लैशेस ऑफ व्यू पॉइंट्स। तो वहाँ मैंने जाना कि सिनेमा जो अभी पॉपुलर सिनेमा है, वो उस पॉपुलर सिनेमा में हम क्यों नहीं है, या हैं भी तो हम झिंगालाला हुर ही क्यों कर रहे हैं। तो वो स्टीरियोटाइपिंग जो है वो क्यों है, उससे कैसे निकलना है। तो उस पर हमारी बातें होती थी। दिस वॉज बिफोर मी गोइंग टू एफटीआई। और इसके बाद मैं तो एफटीआई गया, तो एफटीआई तो ऑब्वियसली वी वर टॉट सिनेमा। इसके बाद हम फिल्म बना रहे हैं, एंड दिस इज माय जर्नी टिल नाउ। या So, both of you are from two of the most premier film institutions of India. आपके पहले स्कूल सुजाता थिएटर, और वहाँ से आप सीधा पहुँच गए FTII पुणे. And you studied in Calcutta's Satyajit Ray Film and Television Institute. And both of you specialized in direction. So how did the experience of FTII for you and SRFTI for you cement your desire to make the kind of films that you are making now? How were those student years, and tell us a little bit about the process of becoming trained filmmakers. हेलो। तो SRFTI में जब हम पढ़ रहे थे तो एक बहुत जो नई बात, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो वहाँ पर हुई थी कि शुरू में जब मतलब दे गिव यू सम एक्सरसाइजेस जस्ट टू नो, जस्ट टू मैप कि तुम, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, आप क्या बना रहे हो, क्या सोचते हो, कैसा सोचते हो। तो जो इनिशियल प्रोजेक्ट्स जो सब दिए थे, तो एवरीबडी वाज जस्ट मेकिंग सम लव स्टोरी, समथिंग वेरी सिंपल स्टोरीज, जो हम बॉलीवुड में ही ज़्यादातर देखते हैं। उस तरह की चीज़ें छोटे छोटे 5 मिनट की या 2 मिनट की ऐसे बना रहे थे। तो उस टाइम पर हम लोगों को सारे फैकल्टीज़ ने घेरा इस चीज़ को लेकर के कि क्या आप करण जौहर हो, क्या आप फरहान अख्तर हो, क्या आप ज़ोया अख्तर हो। तो हमने कहा नहीं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, तुम लोग जो कॉपी कर रहे हो ना, जो बना रहे हो, दे आर एक्चुअली कॉपीज़ ऑफ what these names जिनका नाम लिया मैंने, they are already doing in the industry. and वो लोग अपनी जगह से फिल्म बना रहे हैं, उनका वैसा ही परिवेश है, वैसी दुनिया देखी है, और उसको थोड़ा एग्जैजरेटेड लेवल पे लेकर के फिल्में बना रहे हैं। तो वो अपने जगह से बना रहे हैं, दे आर born into that kind of world, and from there they are imagining things, and उनका जो बेस लेवल है वो वहाँ पे है, वो वहाँ से सोच रहे हैं। आपका क्या बेस लेवल है, आपको वहाँ से सोचना है। तो ये जो चीज़ है कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कौन हो, आपकी दुनिया क्या है, आपने क्या ज़िंदगी देखी है, क्या लाइफ जिया है, वहाँ से आपको स्टोरी बताने के लिए आपको प्रेरित किया गया। तो ये मेरे ज़िंदगी में उससे पहले मैं काफ़ी लंबे समय तक एक चीज़ से जूझ रहा था कि अपने आप को नहीं
ढूंढ पाना, और उस चीज़ को लेकर के मैं बहुत अपने कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर के काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील करता था, और मैं रिवील नहीं करता था काफ़ी जगहों पर कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ। तो जब SRFTI में जाता हूँ, वहाँ पर मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप जो हो वही सही है, वही दुनिया आपको दिखानी है। तब फिर वहाँ पर से जब इस तरीके का बढ़ावा मिलता है, तो फिर मैं फिर अपने चारों तरफ देखने लगता हूँ। फिर मेरे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपनी कहानी कह सकता हूँ, अपनी दुनिया, अपने गांव की कहानी कह सकता हूँ। वही रास्ते, वही रात दिन, जिस तरीके के, जैसे हम लोग क्या बोले, जैसे वहाँ पर जैसे एक कुछ इंसिडेंट होता था हमारे यहाँ की लाइट नहीं होती थी, तो पूरे रात जो है वो हम आसमान में तारे देख कर के बिताते थे, ऐसे उसके बारे में बात करते थे, ऐसे रेत में लेट करके या ऐसे ही खुले आंगन में लेट करके चटाई में। तो उस तरीके की चीज़ें जो है, मोमेंट्स जो है लाइफ में, वो सब आप सिनेमा में लाने के लिए प्रेरित किया जाता था। तो और हमें बताया जाता था कि यही, दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिनल इमेज, कि आप अपने परिवेश से अपनी कहानियाँ या इमेज जो है वो दिखाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, ये मतलब उसकी वजह से क्या हो गया कि मेरा, उससे पहले क्या था कि मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है कॉलेज में और स्कूल में, बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट माई सेल्फ, तो वो काफ़ी डाउन हो गया था, एज इन आई वॉज नॉट डूइंग वेरी वेल एकेडमिकली। बट द मोमेंट ये चीज़ मेरे लाइफ में हुई, तो एकेडमिकली भी आई एक्सेल्ड, एंड बहुत मतलब मुझे फॉरेन ट्रिप्स वगैरह, एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह में भेजा गया। तो बहुत इस तरीके का माहौल रहा फिल्म स्कूल में, जो मतलब एक तरह से हमें वो पंख लग गए वहाँ पर ओरिजिनल इमेज देने का। आई थिंक दैट इज़ द जॉब ऑफ अ फिल्म स्कूल और एनी आर्ट स्कूल, कि किसी को अपने इमेजेस प्रोजेक्ट करने का मौका दिया जाए और उसके लिए प्रेरित किया जाए। Seral, was it also in FTII where you could, own your identity? हाँ बिल्कुल है, जैसे मैं बिल्कुल रंजन से जैसे बोल रहे हैं वैसा ही हुआ। मैं चूँकि यहाँ से रांची से ही मैं वहाँ पे गया था, और रांची वाज द कल्चर एंड पॉलिटिकली बहुत चार्ज्ड जगह हुआ करता था, है भी अभी भी। तो इतना तो मुझे समझ था कि मैं मतलब जब जा रहा था मुझे मालूम था कि कंटेंट पे क्या है, कहानियाँ क्या हैं। बस वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि एक्चुअली आपकी फॉर्म में, किस फॉर्म में आपको काम करना है। तो वो कंटेंट एंड फॉर्म वहाँ पे जाके सीखा वहाँ पे। और कई बार हम बात करते हैं ना कि लिटरेचर के बारे जैसे बात करते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर बंगाल के, केरला के मोस्टली स्टूडेंट्स आते थे, और वो काफ़ी अपने लिटरेचर से बहुत ज़्यादा रूबरू मतलब रखते थे, और हिस्टोरिकली कल्चरली भी बहुत रिच थे वो, और लिटरेचर बहुत पुराना था उनका। तो इन बिटवीन कोर्स में मुझे एक दफ़ा एक सीनियर से मेरी बात हो रही थी, तो वो बोले कि मैं ऐसे ही बैठ के उन्हें बोला कि सबके पास लिटरेचर है और लिटरेचर से सिनेमा आया, वो सब आया। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था तो मैंने बोला कि अपर हैंड है, मतलब आपके पास तो लिटरेचर है, मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला मुझे कि नहीं नहीं, ये कैसे बात कर रहे हो, तो तुम्हारे पास ओरल हिस्ट्री है, तुम्हारे पास ओरल कहानियाँ हैं, मिथ्स हैं, मतलब वो तो तुम्हारा लिटरेचर है ना तुम्हारा। तो देन मैंने फिर और डीप डाइव करना मैंने शुरू किया कि क्या है, हमारे मिथ्स में क्या है, हमारे ओरल लिटरेचर में कितना काम हुआ है, हमारे ओरल गानों में कितना काम हुआ है। तो वहाँ से एक बहुत बड़ा चेंज आया वहाँ से, कि मैं और ज़्यादा चीज़ों को देखने लगा कि हमारे पूर्वज, हमारे जो एल्डर्स हैं वो क्या बता के गए हैं, क्या बोल रहे हैं। और वहाँ पे एफटीआई में एक बहुत ही शानदार चीज़ ये होती थी, इवन एसआरएफटीआई में भी है वहाँ पे, कि आप वहाँ पे यू कैन नॉट बी, आप चीटिंग नहीं कर सकते वहाँ पे ना।
आप कुछ भी वहाँ फिल्म बना रहे हो तो आप वहाँ पे पकड़े जाओगे, और योर सीनियर्स और यार आपके जो कंटेम्प्रेरीज होंगे वो आपको नहीं छोड़ने वाले। तो आप कोई भी फिल्म बना दो जिसमें आप झूठ दिखा दो, आप डिसऑनेस्टी दिखा दो वहाँ पे, तो वो तो नहीं छोड़ने वाले। तो वो जगह जो है ना, वो आपको बहुत निर्दयी है अगर वो क्रिटिसिज्म के लिए कि आप क्या कर रहे हो, यू नॉट ट्रू टू योर स्टोरी, यू नॉट ट्रू, आप क्या कर रहे हो, जिस जगह से आए हो वहाँ की कहानी नहीं बता पा रहे हो, तो आप आपका डिस्कनेक्ट है, कल्चरल डिस्कनेक्ट है, क्यों है उसमें, मतलब बहुत कुछ वो बातें थी। अ, तो वो सब चीज़ मुझे लगता है कि वो अदर देन जो कैंपस, मतलब अदर देन जो क्लासरूम जो हमारी क्लासेस होती थी, अदर देन दैट जो वहाँ जो माहौल होता था, और हमारे साथ जो बाकी जो मेरे क्रिएटिव टीम मेंबर्स थे उनका बहुत बड़ा रोल होता था। तो वो बेसिकली एक कम्युनिटी ये लर्निंग ही था वो, जो बाकी जगह है, मुश्किल है मिलना। तो वो एक स्टैंडर्ड तो बिल्कुल आपको देता है वो। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता कि हम लोगों को मतलब हज़ारों तादाद में, मतलब हज़ारों की तादाद में फिल्में उपलब्ध होती थी। तो मैं फिल्म स्क्रीनिंग कमेटी में, मतलब उस पे मेरा कब्जा रहता था। तो मेरे हिसाब से फिल्में काफ़ी लंबे समय तक ऐसा हुआ कि मेरे हिसाब से ही फिल्में सब लोग देखते थे। तो एक लंबे समय तक, क्योंकि मुझे कल्चरल रेफरेंसिंग का बहुत, जैसे उन्होंने बताया कि हमारा हिस्ट्री नहीं है, इन द सेंस साहित्य नहीं था उस वक्त, रिटन हिस्ट्री नहीं था, या रिटन साहित्य नहीं था। तो कल्चरल रेफरेंसिंग की एक इशू तो हमेशा रहती थी। तो हम लोग, मैं क्या करता था कि जो क्लोजेस्ट फिल्में हैं ना, जैसे कि थोड़ा लैटिन अमेरिका देखा, हाँ थोड़ा ये क्या बोलते हैं अफ्रीकन सिनेमा देखा, तो ये क्लोजेस्ट जो प्रॉक्सिमिटी में आते थे उनको देख करके थोड़ा कोशिश किया कि ये थोड़ा मिलता जुलता है, हम लोगों से थोड़ा मिलता जुलता है, तो उस तरीके से। और फिर जैसे कि फोकलोर वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से आप, जैसे एक चीज़ मैंने पकड़ा, मुझे समझ में आया कि हमारे जीव जंतु, दिन रात, ये सारी चीज़ें काफ़ी हर स्टोरी में आपको मिलेगा, ठीक है। तो हर स्टोरी में मिलता है, तो हमारे फिल्मों में भी वो चीज़ आप देखिएगा कि किसी ना किसी तरीके से ह्यूमन इंटरेक्शन के अलावा भी किसी और स्पीसी से इंटरेक्शन हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी हमारी फिल्मों में। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ तो ये मतलब वहाँ पे जाके, मतलब मेरी फिल्म हुई या निरंजन की फिल्म हुई और बाकी लोग जो यहाँ से गए हैं उनकी फिल्में और बाकी जो बाहर के लोगों ने हमारे लिए फिल्में बनाई, उस पे आप स्टार्क डिफरेंस देख सकते हैं। हाँ, वो जैसे झिंगा लाला हुर कर रहे हैं तो हमारे में झिंगा लाला हुर नहीं है, मतलब वी आर एक्चुअल नॉर्मल पीपल, जो जैसे जिस तरह से हमें दिखाया गया है, तो वो आपको स्टार्क डिफरेंस नज़र में आएगा कि हम क्या बना रहे हैं और वो क्या बना के गए हैं। मतलब ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए कि अभी भी बहुत लोग जो फिल्म बना रहे हैं, कुछ फिल्म आ भी रही हैं, उसमें आप फिल्म देख सकते हैं कि वो कैसी फिल्में बन रही हैं। तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग, ये सिर्फ अभी के नहीं है, ये बहुत सालों से चल रहा है। पहले आपने जिसे कहा वो शालीमार के ज़माने से, और हाल ही में जो हो रहा है कि सिर्फ फिल्मों में नहीं पर ओटीटी में, ये जो एक रीजन है, मैं क्लब नहीं करना चाहती हूँ, पर अलग अलग जो स्टेट्स है, झारखंड या बिहार या यूपी, एक तरफा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि वहाँ का अंडरवर्ल्ड या माफिया या वायलेंस या बहुत ही क्रूड लैंग्वेज। तो आपको क्या लगता है कि इस स्टीरियोटाइप से मेन स्ट्रीम को कैसे बचाया जाए? संभव है? आपने मुझे कहा फोन पे कि हाँ। मेन स्ट्रीम से आपका कोई उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं उम्मीद है मेन स्ट्रीम से। बेसिकली मेन स्ट्रीम से ऐसा है कि हम लोग बात ही कर रहे थे कि वो इतना बर्डन है उनके पास कि प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, तो उनको बेचना है और ऑडियंस को जो पसंद आएगा वो बेचेगा उसको। और ये मतलब हमारी जैसे बात हो रही थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, कि कोई अगर फिल्म अगर गलत रिप्रेजेंटेशन हो भी रहा है और वो सक्सेस हो भी रहा है, तो फिल्म मेकर्स के ऊपर जो ओनस आता है या तो जो गालियाँ उनको मिलनी चाहिए, क्या वो दर्शक को नहीं मिलनी चाहिए? ये दोनों तरफ से है ना।
तो मैं जो बना रहा हूँ उससे प्रॉब्लम आपको सबको है, लेकिन वो फिल्म कमा रही है करोड़ों में, फिर उसका क्या मतलब हुआ? ऑडियंस का भी बिल्कुल मेरी responsibility है। मैं एक्चुअली वही ऑडियंस का ही ज़्यादा हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बिल्कुल ही ऑडियंस को ही दिमाग में रख करके फिल्में बना रहे हैं। उनके दिमाग में जो भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में, उसी को बार बार रीइंस्टेट किया जाता है। ये हर किसी इसमें एक लंबा दौर रहा जिसमें किस तरीके से महिलाओं को रिप्रेजेंट किया गया सिनेमा में, और या ट्रांसजेंडर्स, या फिर आप भाषा के हिसाब से देखें तो आप क्या बोलते हैं ये साउथ, जो इंडियन, द पार्ट ऑफ इंडिया विच इज़ इन द साउथ, उनके बारे में उनका कैसा रिप्रेजेंटेशन किया गया, या फिर फॉर अगर इधर पे देखें तो बंगालीज़ को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो जो हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो यूपी को भी एक्चुअली यूपी बिहार को भी मिस रिप्रेजेंट ही कर रहा है। मेरी बात हुई थी, एक फिल्म मेकर है, मैथिली फिल्म मेकर नितिन चंद्रा, उनसे बात हो रही थी कि ये स्टीरियोटाइप को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ऐसा मैंने पूछा था उनसे। तो उनका ये कहना है कि मतलब उनसे बात करते हुए बात यही निकली कि ओरिजिनल जो भाषा है वो ब्रज है या फिर अवधी है। उसी तरीके से बिहार में आप देखिए तो मगही है, मैथिली है, अंगिका है, भोजपुरी है, ये सब भाषाएं हैं। तो ओरिजिनली ये सब भाषाएं हैं, लेकिन जो हिंदी जो आप बॉलीवुड में देख रहे हैं वो एक बिगड़ा हुआ रूप है, और वो लाफेबल है और वो फ़नी है, इसीलिए वो बिक रही हैं। अदरवाइज़ उससे पहले की काफ़ी समय पहले की आप फिल्में आप देखें, कुछ ही समय पहले की फिल्में आप देखें तो हिंदी का एक स्तर होता था। और कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ जो है उसका एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि किस तरीके से प्रोड्यूसर का पैसा वापस आए। तो ये जो प्रेशर के साथ फिल्म आप बना रहे हो, तो इसमें हमेशा ही आप वही इमेज या वही चीज़ें सुनाएंगे जो सबसे ज़्यादा चल रही हैं। तो दर्शक जिसको सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसको सबसे ज़्यादा खा रहे हैं, वही चीज़ उसको खिलाई जाएगी। अगर आपको उम्मीद करनी है तो वो इंडिपेंडेंट सिनेमा से ही हो सकता है कुछ, और पर वो भी अगर चेंज करना है तो उसका भी एक लंबा प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ पर ही झारखंड में ही देख लीजिए तो मीडिया में बहुत सारी बातें पहले नहीं आती थी आदिवासियों के लाइफस्टाइल या पर्व त्योहार या फिलॉसफी को लेकर के या स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के, ये सब बातें नहीं आती थी। पर अभी रिसेंटली आप प्रभात खबर में आप देखेंगे माय माटी बोल के एक ये आता है, कॉलम आता है, एक पूरा पेपर आता है उसमें। फिर आपको प्रभात खबर में भी प्रभात खबर के अलावा आपको दैनिक भास्कर में भी काफ़ी कुछ आपको मिलेगा। तो काफ़ी चीज़ें बदली हैं, तो ये सबको मिला जुला करके ही काम करना होता है। और जहाँ तक स्टीरियोटाइप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को एक साथ खड़ा करके देखना भी अपने आप में एक स्टीरियोटाइप है। क्योंकि झारखंड बिल्कुल ही अलग चला जाता है। हालांकि यूपी और बिहार भी सेम नहीं है, लेकिन झारखंड बिल्कुल ही अलग चला जाता है क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन डेमोग्राफी जो है वो काफ़ी अलग है। जहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और नाम नहीं लूँगा फिल्म का, अगेन फिल्म नहीं, वेब सीरीज़ का, जिसमें मैंने खुद भी काम किया है, वो इसी क्षेत्र का वेब सीरीज़ रहा है। और उसमें आप इस क्षेत्र में, मतलब जिस क्षेत्र में पूरी शूटिंग हुई थी, वो पूरी मतलब जिस क्षेत्र की कहानी है, उसमें संथाल बहुल क्षेत्र है। वो संथालियों को छोड़ करके आप नहीं इमेजिन कर सकते हैं उस जगह को, लेकिन उसमें एक भी संथाली पात्र नहीं है, एक भी संथाली लोग नहीं दिखते हैं। उसी तरीके से कुछ फिल्में अभी आ रही हैं, क्योंकि अभी बहुत दौर चला हुआ है, सबको आदिवासी टॉपिक पे फिल्में बनानी है, नहीं, एक दौर चला हुआ है आदिवासी टॉपिक पे ही बनानी है।
तो वो चल रहा है जिसमें आपका ये सब भी फिल्में जो अभी ऑस्कर वगैरह जीती हैं वो सब भी आदिवासी टॉपिक्स ही हैं। तो अभी एक दौर चला है, तो उसमें अभी रिसेंट भी कुछ फिल्म आई है, अभी रिलीज़ हुई है कुछ दिन पहले। उसमें भी आपको इमेज का इशू दिखेगा। आपको चंदवा का रीजन दिखा करके डोंगरिया कुंद के गेटअप में आदिवासी दिखेंगे। तो ये सब जो इमेजेस का क्या बोलें, एक तरीके से होमोजेनाइज करके, ये चीज़ मुस्लिम्स के साथ भी हुआ। मुस्लिम्स के साथ भी हुआ कि मुस्लिम्स में डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स हैं, वो आप सबको एक मिक्स करके नहीं देख सकते। पहनावा अलग है, हाँ, इबादत की का तरीका अलग है, भाषा भी अलग है। तो ये सब, लेकिन सबको एक ही चादर में लपेट करके परोसने की जो ये रही हो, उसी तरीके से अब आदिवासियों के साथ भी हो रहा है। पर पूरे देश में बहुत सारे आदिवासी रहते हैं, अलग अलग ट्राइब के आदिवासी रहते हैं, तो उनका अलग कल्चर, पहनावा, खान पान, सोचने का तरीका, सब कुछ अलग है। और ये एक चीज़ है। और स्टीरियोटाइप में बहुत कुछ मेरे दिमाग में है। एक और स्टीरियोटाइप मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में सब लोग ये मान चुके हैं कि आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, नेचर वर्शिपर का एक टैग लगा हुआ है। तो एक्चुअली जो अब हम जैसे हिंदू मुस्लिम ऐसा हो गया, तो हम टेम्पल वर्शिपर तो नहीं बोलते हैं ना। तो उसी तरीके से ये जो जाहिर है या देशावली है या सरना स्थल है, ये सब जो है, ये सब जगह है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, दे आर नॉट द गॉड्स। जो हमारे जो बोंगा सब हैं, उनके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है। कौन किस चीज़ को लेकर के डिनोट करता है, किस चीज़ के लिए। जैसे कि अभी पिछले सेशन में हम भूतों के बारे में बोल रहे थे, दे आर स्पिरिट्स। एग्जैक्टली, भूत नहीं है, स्पिरिट से भूत का। तो उसी तरीके से बहुत सारे बोंगा हैं हमारे। तो थोड़ा डीपर नॉलेज चाहिए लोगों को कि वी आर नॉट वर्शिपिंग ट्रीज एंड माउंटेन्स ओनली। तो वो दीज आर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, हमारे हैं अपने गॉड्स। तो ये एक स्टीरियोटाइप है जिसके बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहता था। और it's because of this that we need voices from the region. And जैसे आप भाषा की बात कर रहे थे, your first student film Pahara was the first film to be made in the Kuruk language, right? No, I would not say that, because before that I had seen some work. एक प्रकाश जी बोल के एक हैं फिल्म, ही इज़ नॉट अ फिल्म, ही डजंट कॉल हिमसेल्फ अ फिल्म मेकर, बट ही मेड अ फिल्म कॉल्ड सिरासिता नाले लॉन्ग बैक, जो कि बहुत ही क्या थोड़ा it was not a very well made film, but it was there. After that, there was an attempt to make a short film by Biju Toppoji. So he also made a film called Sona Gahi Pinjara. So after that, you see Your film. my film. Yeah, that was the first film that probably went across to various film festivals, and And it is went available to, to see on a platform yeah, which everyone can easily And access. it is part of it is in the archive of Government of India, and it went it has been used as this जो क्या बोलते हैं उसको, फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, हाँ, तो फॉरेन एक्सचेंज वगैरह होते हैं, तो एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री ये सब में यूज़ हुआ है। तो दैट वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट फिल्म, नॉट दैट वाज द फर्स्ट फिल्म दैट एवर वेंट And देयर। then you made another film, Erpakana, Going Home, Yeah. which won the National Award for the Best Audiography in the non-feature category. yes. So in that film, your protagonist, Ashok, he is caught between two worlds. एक तो गांव में जहाँ पे उनके parents रहते हैं, और शहर में जो वो काम कर रही है, and he is living with his partner. And the main problem there is religion and religious identity. And these are not things that we ever will see in the mainstream series or a mainstream film. So how did you decide to make a film on this topic?
Is this something which you have seen very closely and you have personal experience or, around you? Yeah, it was very much experienced and also seen by me, and I had seen it around my house. Uh, मेरा वो फिल्म बनाने का मोस्टली उद्देश्य यही था कि उससे पहले हमने जो कुछ भी फिल्में देखी थी, जो कुछ बन रहा था उसमें यूजुअली वी यूज्ड टू सी दैट एक तो आंदोलनरत आदिवासी का एक स्टीरियोटाइप है जो कि हम लोग ही बना बना करके हम लोगों ने ही एक स्टीरियोटाइप बनाया है कि एक आदिवासी हमेशा आंदोलन करता रहता है, पर उसके बियॉन्ड भी लाइफ है, हम जीते हैं, हमारे पर्व त्योहार हैं, हम प्रेम करते हैं, हम डरते भी हम हैं, डरते भी हैं, जैसे अशोक हाँ। डरते थे। तो माँ बाप हैं, ये सब जैसे ह्यूमन एक फॉर्म में ह्यूमन लाइफ जो है आदिवासियों का, वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आता था। इनफैक्ट कहीं पे भी कोई भी फिल्म आप उठा के देखो तो एक तरीके का प्रोजेक्शन लगता था, as if there's a certain image which is getting projected instead of showing how things actually are. तो वो हमेशा से लगता था, जैसे द्वीपा भी अगर मैं देखो गिरीश कासोरली की फिल्म है, उसमें भी मुझे ऐसा लगता था कि एक जानबूझ करके कि अरे ये आदिवासी है बोल करके उनको बहुत सारे एक्टिविटीज़ ऐसे स्पेसिफिक ट्राइबल एक्टिविटीज़ दे दिए गए कि वो आदिवासी है डिनोट करने के लिए ही वो एक्टिविटीज़ हैं। हालांकि दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स आल्सो, आई रियली लव इट। उसी तरीके से जैसे झिंगालाला हो वाला जो आपने बोला, उसमें तो आप देखोगे शालीमार तो आप मतलब उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है, मतलब ट्राइब्स में दे आर ऑल डिफरेंट लुकिंग ट्राइब्स पोर्ट्रेड एज वन ट्राइब। तो उसमें आपको नॉर्थ ईस्ट वाले भी दिख जाएंगे, आपको डार्क स्किन वाले भी दिख जाएंगे, और सब एक ही कपड़े पहने हुए हैं एक ही टाइप के, और सब एक ही ट्राइब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैसा है। एंड देयर इज अ गोरी इमेज कि हाँ वो किसी को भी काट देते हैं, दे आर रियली एंग्री ऑल द टाइम। तो वो सब है। हीरो हीरोइन कहीं हीरो जंगल में फंस गए तो उनको बॉयल करके ले जा रहे हैं, बॉयल करके खा रहे हैं उसको बॉयल, हाँ फिर हॉलीवुड के भी कितनी फिल्में देखा कि बॉयल कर रहे हैं उनको, है ना। तो ये सब इमेजेस कि हमको लगा अरे हम तो ऐसे हैं नहीं ना। मैंने जो जिंदगी देखी है, मैंने तो नहीं देखा कि मेरे घर में कोई किसी को बॉयल कर रहा है या मैंने तो नहीं देखा कि किसी को भी हमने काट दिया, है ना। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो और आसपास का जो माहौल था वो जैसे नक्सलिज्म वगैरह हो गया, ये इस तरह की खबरें, और जैसा कि मैंने कहा आंदोलनरत आदिवासी, ये सब कुछ देखते हुए मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट लाइफ व्हाट वी आर सीइंग, दिस इज़ नॉट आवर लाइफ। लाइफ कुछ और है, दीज आर जस्ट प्रोजेक्शंस ऑफ समथिंग। मतलब एक इफ यू यू नो कॉर्नर अ कैट समवेयर and you corner a cat and that cat scratches you or bites you or shouts at you, you can't characterize that cat based on that. तो वो जो images हैं, Generalization. yeah, generalization. So that is what I wanted to break from Edpakana and really show our lives, how we are, how we talk to our parents, how what are the kind of conflicts, the internal conflict our society has, this religion thing, and isko lekar ke there was a lot of hush hush, nobody was actually talking about it. So but it was happening, so I really wanted to do something like this, so that is why I made Edpakana. And Seral, you made your diploma film in Santhali. Yeah. Sondhani, 2019, I think, 19, and it yeah. traveled also to international film festivals. And then you got a fellowship from the India Foundation for the Arts to make a documentary on the history of Santhali films in India. So, ये जो ज़माना है उसमें जैसे आप दोनों ने बताया, एंटरटेनमेंट 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 यही चलता है। तो इसी ज़माने में हाउ इम्पोर्टेंट डू थिंक इज़ documentation of regional cinema in our country? ये असल में इम्पोर्टेंट तो बिल्कुल है। मतलब अभी कोई फिल्म क्रैप भी है तो मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली
आप उसको 25-50 साल बाद देखोगे तो इट इज़ टेलिंग यू समथिंग अबाउट दैट टाइम। तो और बिल्कुल वो अच्छी फिल्म ही बनी थी, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री संथाली सिनेमा का बहुत पुराना नहीं है। उसको ट्रैक कर सकते हैं तो ट्रेस कर सकते हैं तो 30 साल तक दिखता है हमें। उसके पहले का दिखता नहीं है क्योंकि वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। कोई फिल्म अगर वेस्ट बंगाल में बन रही थी तब के दिनों में तो वो झारखंड या आपको उड़ीसा नहीं पहुंच रही है, तो थोड़ा ऑर्गेनाइज ऐसा है नहीं। अब मैं जब रिसर्च कर रहा हूँ तो अब मुझे पता चल रहा है कि संथाल की पहली फिल्म जो है वो सारथी है, विच वॉज मेड इन अबाउट 1980 कुछ में बना था। और वो उड़ीसा में बना था। उनका नाम है कुछ हेमरम नाम है, नाम भूल रहा हूँ उनका। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए था कि वो मैं और निरंजन तो एक प्रिविलेज है ना कि हम एक इंस्टीट्यूशन में गए, वहाँ से सिनेमा सीख के निकले। जब तब के दिनों में जब फिल्में बन रही थी उनका क्या ये था, वो कहाँ से फिल्में देख रहे थे। सिनेमा या टीवी जब नहीं था तो वो कहानी कहाँ से निकल के आ रही थी, वो सिनेमा कैसा था। बट अनफॉर्चुनेटली मैं फिल्म नहीं देख पाया। मुझे पोस्टर्स दिखे, कहानियाँ मिली लोगों के बारे, शूट करते हुए कैमरा में शूट करते हुए ऐसा दिखा वो। और कुछ टेप्स मिले VHS के जो अभी ख़राब हो चुके हैं, सॉइल टेप्स मिले। बट मैं इस चीज़ पे बहुत इंटरेस्टेड था कि मेरे लोग क्या बना रहे थे, है ना। कि नादारा नहीं है ना संथाली सिनेमा या ट्राइबल सिनेमा, खुद का कुछ है ही नहीं ना वहाँ पे। तो मैं चाह रहा था कि मेरे लोग जो मेरे पुराने जो फिल्म मेकर्स हैं वो क्या बना रहे थे, उनका इन्फ्लुएंस क्या था, उनका टेक क्या था। ठीक है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग ये एक चीज़ ये अच्छा लगा कि उनका जो हम बात करते हैं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, मुझे लगा कि वो जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो ट्राइबल समाज के बीच में है उसको काउंटर कर रहे थे। बाकी तो कहानियाँ में जो अवेलेबल है वो एक प्रेम मांडी करके हमारे एक फिल्म मेकर है, जमशेदपुर के हैं, अभी दुमका में रहते हैं वो। उनका एक फिल्म है हायरे अरिचली करके। तो बेसिकली हायरे अरिचली में तो इज क्राइंग अगेंस्ट हिज कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिज अरिचली, मतलब उसका कस्टम एंड रिचुअल्स जो है, जो बैड जो बुरा जो कस्टम्स है जो समाज को अफेक्ट कर रहा था बुरी तरह से, उसके बारे में फिल्म बना रहा था वो। और अच्छा ये हुआ कि वो फिल्म बहुत पॉपुलर थी, मतलब पॉपुलर, और वो सेलुलॉइड में शूट हुई थी। और तब के ज़माने में हर एक सिंगल स्क्रीन थिएटर पे नहीं भी तो वो 1.5-2 महीना चली, वो इतनी पॉपुलर थी और बहुत पैसे कमाए उसने। और मैं उनको पूछा भी कि ये कैसे हो पाया, मतलब आपने कोई संथाली कल्चर की मतलब कोई कस्टम्स के ऊपर फिल्म बनाया और उस पर लोगों का प्रतिवाद नहीं हो के लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो बोलता हाँ मुझे भी एक्सेप्ट, मैं डर रहा था कि शायद लोगों का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन ये कहानी मुझे बोलनी थी क्योंकि एक लव स्टोरी थी। तो एक लड़की का लड़का से शादी नहीं हो सकता है क्योंकि उनमें कुछ मिथ्स थे कि ये इससे एक क्लैन वाला दूसरे क्लैन से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि एक मिथिकल स्टोरी है कि ज़माने पहले उनमें कुछ मारपीट ऐसा कुछ हुआ था, तो उसके चलते शादी नहीं होती। तो वो उसके अगेंस्ट कुछ ने बनाया तो लोगों को पसंद आया। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आया कि संथाली में अभी भी वो एक सॉलिडेरिटी है, वो भी है कि मैं अगर अपने संथालों के बीच में फिल्म बना के जा रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ वो कितनी अच्छी है नहीं है, वो एक बार ज़रूर देखने आते हैं। तो वो मुझे एक रिस्पेक्ट में अभी अपने समाज को वो देखता हूँ कि वो जो सिनेमा है या लिटरेचर है एक रिस्पेक्ट के साथ, तो आदर के साथ तो देखती है वो। तो वो है। Before we take some questions from the audience, I want to ask both of you. आपने कहा कि ऑडियंस का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक नॉन मेन स्ट्रीम या एक रीजनल रिप्रेजेंटेशन की सिनेमा को वो लोग अपनाएं और उसको भी इतना मतलब अटेंशन दे जो मेन स्ट्रीम को मिल रहा है। But I was reading, I think, one of your interviews in which you said that representation is very important, but it's also very difficult. You need funding, you need the right platforms. So do you think that the struggle is improving, or is the indie space also now being taken over by like certain
Yes, sections. the later part which you said was true. Is true. मतलब हिंदी में भी एक Yeah, yeah, hierarchy yeah. बन रहा उसमें है. है इंडी में इंडी is not so indie actually. What has happened? What I am looking at is कि जिस तरीके से because see दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे बेसिस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना. तो फिर महिला देयर आर सो मच सो लेस वुमेन फिल्म मेकर्स इन द इंडस्ट्री. सो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया. पहले विमेन फिल्म मेकर्स के लिए फिल्म फेस्टिवल्स बनाए गए, फिर उसमें चाहे जैसे भी फिल्में होती होंगी उनको वहाँ पे दिखाया गया. देन उसके बाद फंडिंग वेन्यूज़ बनाए गए. उसी तरीके से LGBTQI में वैसा हुआ. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डे जब देश में या दुनिया में आदिवासी या ट्राइब्स को लेकर के भी इस तरीके के कोई वेन्यूज़ होंगे. जबकि इफ़ यू गो टू ऑस्ट्रेलिया में फंडिंग वेन्यूज़ हैं फर्स्ट नेशंस को, अबॉरिजिन्स को. कनाडा में भी हैं. आपको यूएस में भी सनडांस में आपको वुमेन फिल्म इंडिजिनस वुमेन फिल्म मेकर को आपको वो फंड करते हैं. तो उसी तरीके से इंडिया में भी वो करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ जो नॉट सो इंडी जिसको मैं बोल रहा हूँ वो अभी जिस तरीके से क्या जैसे एक कल्चर जैसे मैंने बोला थोड़ी देर पहले कि एक ट्रेंड चल रहा है आदिवासी स्टोरीज़ को सिनेमा में लाने का. तो वो लोग बनाएंगे जिनको वो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उनको वही फ़र्क पड़ता है कि किससे उनका मनी रिटर्न आएगा. तो उन लोगों से भी मेरी एक्चुअली दरख्वास्त है कि वैसे लोग भी हैं तो कम से कम गेट योर फैक्ट्स राइट, गेट द इमेजेस राइट. इफ़ यू वांट टू मेक अ फिल्म which has a strong tribal Adivasi image like the Dongriya Kons, then make a story about them. Don't make it, you distribute it all over the country and, you say that this is what Adivasi image is. तो उस तरीके का आपको मतलब इस तरीके के venues जो funding venues हैं, I hope that in coming days certain sponsorships will come, certain companies, certain they will look into this and they would even if they like if they have the CSR kind of thing, if they want to do something like this and bring forward authentic Adivasi stories from the country and authentic representations of the Adivasis in cinema, if they want to felicitate, they should be doing it because there are countries which are doing it. तो मतलब मैंने बोला कि बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस पे होनी चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा फिल्म मेकर पे भी होनी चाहिए, उन पे होनी चाहिए. मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ पे भी रीजनल सिनेमा बहुत रिच है, जहाँ पे लोग कहानियाँ बोल रहे हैं अपने लोगों के बारे, आपको वहाँ जाके ये हमको देखना चाहिए कि क्या उनके ऑडियंस जो है क्या वो सिनेमा लिटरेट है या नहीं है. तो हमें ये पता चलेगा कि उनका सिनेमा का कल्चर बहुत पुराना है और ये एक एफर्ट से हुआ है, बहुत सालों के काम से, कि उनके ऑडियंस को सिनेमा लिटरेट बनाया गया. वो गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू हुआ, NGOs के थ्रू हुआ, इंडिविजुअल फिल्म या ग्रुप ऑफ फिल्म मेकर्स के द्वारा हुआ. तो वो काम जो है ये हमको, निरंजन को, हमारे और भी फिल्म मेकर्स है वो साथ मिलकर हमको करना चाहिए. कुछ कर भी रहे हैं. बिल्कुल नाम लेना चाहिए. दीपक बेसरा करके मेरा दोस्त है, इनकी भी दोस्त है, बहुत प्यारा आदमी है. वो एक फेस्टिवल चलाते हैं, वर्कशॉप कराते हैं गांव-गांव में जाके, हम लोग उसमें पार्ट हैं. और वैसे तमाम चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी आना चाहिए कि आपकी सिनेमा, आपकी स्टेट की सिनेमा के लिए आप कितना काम कर रहे हो. तब हम ये सोच सकते हैं कि मैं ऑडियंस को वो जो बोल रहा हूँ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, तब हम उनको बोल सकते हैं कि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अभी तो ये बिल्कुल बेईमानी होगी ना कि आपने उनको कभी कुछ अच्छा दिखाया ही नहीं है. आपने रीजनल सिनेमा क्या है, वर्ल्ड सिनेमा क्या है, साउथ अमेरिका में क्या बन रहा है, जापान में क्या बन रहा है, आपने कभी दिखाया नहीं उनको. और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे कि वो अच्छे सिनेमा की
बात करे, उसको एक्नॉलेज करे, वो नहीं होने वाला, एक तरफा नहीं है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है। ये हम सिनेमा रिलेटेड उनको ये बनाएं और प्लस हम हमारी जिम्मेदारी भी समझें कि ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। जी, तो इसी से हाँ, और ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसे बिहार मैथिली में बहुत सुंदर एक फिल्म आई थी गमक घर करके, एक गमक घर है, उसकी अचल मिश्रा का फिल्म है गमक घर। उसके बाद उसने धोई बनाई जो भागलपुर में बेस्ड है, वो कितनी सुंदर उसने फिल्म बनाई। कहानी जो है बिल्कुल विपरीत है। हम जो 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 इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये वासेपुर या मिर्ज़ापुर के बाहर जो बात कर रहे हैं, हम धोई को देख सकते हैं, अचल मिश्रा की फिल्मों को देख सकते हैं, वो कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, अपने अपनी जगह को कैसे देख रहे हैं। धोई का मुझे याद है, धोई का उसने जो एक रेलवे क्वार्टर्स को जिस तरह दिखाया था, मतलब बहुत ही नॉस्टैल्जिक था, मतलब अरे बहुत सुंदर। तो उस तरह की फिल्में बनाने के लिए पर यह है कि गवर्नमेंट की एजेंसीज को भी आगे आने चाहिए, जहाँ पे प्रोड्यूसर का दबाव ना रहे कि आपको पैसा वापस देना है मुझे, है ना, कि आप फिल्म मेकर को वो प्रेशर में रखोगे कि मुझे पैसा वापस आप दिलाना ही आपको, तो ऑब्वियसली वो फिल्म मेकर वैसे ही निकल। मैं कभी भी सोचता भी हूँ कि अगर किसी फिल्म मेकर को पैसों का या फंड्स का या प्रोड्यूसर का दबाव नहीं रहा, विल ही मेक द सेम फिल्म। अगर उसको दिल से बोला जाए कि देखो तुम कुछ भी बना लो, तुमको 2 करोड़ फिल्म पैसा दे रहा हूँ मैं, कुछ भी बना लो, तुम्हारी मर्जी, दिल से बना लो, विल ही मेक द सेम फिल्म जो वो बना रहा है, और विल बी डिफरेंट? बिल्कुल डिफरेंट होगा ना, ऑब्वियसली होगा। तो ये चीज़ है, मतलब इससे ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, इससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारे काम हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा भी ये बिल्कुल करना चाहिए। ये झारखंड में है नहीं, मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब नहीं है झारखंड में। हम लोग जब से फिल्म स्कूल से निकले हैं या उससे पहले भी गवर्नमेंट ने मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ आयोजन किया हुआ। एक आध हो रहे हैं, लिटरेचर के साथ सिनेमा को डाल दिया जाता है ना, साइड ऐसा डिश जैसा, बट सिनेमा के लेके ऐसा ज़रूरी काम ऑनेस्टली कुछ किया जा रहा है वैसा मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। बहुत काम करना बाकी है। एक चीज़ और मैं बस ऐड करना चाह रहा था, जो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि एक तो ऑडियंस की लिटरेसी के, सिनेमा लिटरेसी के बारे में बोल रहे थे, एक लिटरेसी हमारे जो फेलो फिल्म मेकर्स है यहाँ पर और इस रीजन में, उनके लिटरेसी को लेकर भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट जो उठा रहे हैं लोग, जैसे रिसेंटली एक फिल्म आई थी नासूर बोल करके, वो डायन प्रथा ये सब के बारे में थी। तो कंटेंट लोग बहुत रीजनल सिनेमा में काफ़ी सुंदर कंटेंट उठा रहे हैं, लेकिन वो कैसे 1.5 घंटे या 2 घंटे फिल्म इतने लंबी चलेगी, कैसे बनाएंगे उसको, वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो लिटरेसी के बारे में बोले, जैसे दीपक बेसरा के बारे में वो बता रहे थे कि बारीपदा में दीपक बेसरा जी वहाँ पर वर्कशॉप्स करा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल करके। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है, झारखंड में हो सकता है कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसे वर्कशॉप्स कराएं जिसमें फिल्म मेकर्स आएँ, कुछ दिन बिताएं और कुछ मतलब ओरिएंटेशन हो लोगों का, कुछ अच्छी फिल्मों के बारे में बात हो, कोई सीन कंस्ट्रक्शन के बारे में बात हो। ये सारी चीज़ें जो निटी-ग्रिटीज़ ऑफ मेकिंग अ फिल्म जो है, उसको लेकर के कभी भी झारखंड में कुछ नहीं हुआ अभी तक, एंड वी आर स्टिल होपिंग कि ऐसा कुछ होगा। और ये सब अरेंज करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, सो दैट एज एन इंडस्ट्री झारखंड में एज एन इंडस्ट्री फिल्म की ग्रोथ हो पाए, ढंग से ग्रोथ हो पाए। वरना फिर इधर उधर बस हम हाथ मारते पाएंगे, अच्छा कंटेंट है लेकिन हम उसको कुछ ढंग से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये वाले सिचुएशन को भी टैकल करना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है। कंटेंट, क्राफ्ट और प्लेटफॉर्म, तीनों चीज़ एक साथ जी। हमको ध्यान देना पड़ेगा। ऑडियंस में से कोई है जो कुछ पूछना चाहते हैं? वी हैव टाइम फॉर 2 or 3 क्वेश्चंस। या जोहार, मेरा सवाल है कि जो एक सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम में आदिवासियों का मिस रिप्रेजेंटेशन मूवीज़ या वेब सीरीज़ में देख रहे हैं, या जो स्टेरियोटाइप किया जा रहा है, क्या फिल्म मेकर्स या राइटर्स इग्नोरेंट हैं, उनको पता नहीं है कि आदिवासी लाइफ स्टाइल क्या है, या फिर
वो जानबूझ के ये दिखाना ऐसा दिखा रहे हैं, या ऑडियंस की ऐसी डिमांड है कि नहीं मुझे आदिवासी देखना है तो वो डोंगरिया कौन जैसा स्ट्रॉन्ग इमेज ही आए, या जो एक स्टोरी टाइप ऑडियंस देखना चाह रही है उसी उसको देखते हुए फिल्म मेकर्स बना रहे हैं? आपने सारे जवाब खुद ही दे दिए। वो सारी चीज़ें हैं जो भी आपने बोला, उसमें से एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कि नहीं है। ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं, और ये सब चीज़ से निकलने का एकमात्र तरीका यही है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो ओरिजिनली जिस जगह से बिलोंग करते हैं, वो ऑथेंटिक सिनेमा बनाएं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लो बजट ही क्यों ना हो, वो बनाएं, ताकि जो दुनिया में मतलब इन द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर भी अगर कोई ढूंढे कि इस क्षेत्र की ऑथेंटिक सिनेमा क्या है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फिल्म से टकराएं और वो देखें कि ऑथेंटिकली तो ये ऐसा दिखता है। ये जो दुनिया जहान है या यहाँ पर जो चित्रण किया गया है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, ना कि जो पॉपुलर सिनेमा है। पॉपुलर सिनेमा में तो वही चलेगा जो मतलब एग्जिस्टिंग भ्रांतियाँ जो लोगों के मन में काफ़ी लंबे समय तक ये सब चल। जैसे आप इंडिया तो छोड़ ही दीजिए, आप वेस्ट में जाइए, आप यूएस में भी कितना समय लगा ब्लैक्स को अपना स्टीरियोटाइप ब्रेक करने में। लास्ट जो हम लोगों को याद है, D.W. ग्रिफिथ की एक फिल्म थी, उनका नाम है हाँ बर्थ ऑफ अ नेशन। बर्थ ऑफ अ नेशन 1915 में बनी थी। तो वो अब्राहम लिंकन के असैसिनेशन को लेकर के फिल्म है। उसमें आप देखिएगा चित्रण कितना गलत किया गया है ब्लैक्स का। तो वहाँ से लेके 1915 से लेके अभी तक वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे धीरे धीरे एक्सेप्टेबल इमेज में आप क्या देखते हैं? एक नैनी होती है, मोटी सी होती है, जो सेक्सुअली अट्रैक्टिव नहीं होगी, जो अट्रैक्टिव नहीं होगी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और धीरे धीरे ब्लैक्स को एक्सेप्ट करने के लिए वो लोग मिक्स्ड रेस को अपना रहे हैं। जैसे आपकी मतलब स्पाइडरमैन देखा हो आप लोग ने, जेंडाया उसमें है, तो सब मिक्स्ड रेस को अभी अपना रहे हैं। तो पूरी अभी भी उनका ट्रांजिशन नहीं हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी हैं। जो लोग भ्रांतियाँ लोगों के मन में हैं उसी को परोस करके दिखाया जाएगा, क्योंकि आप अपने ऑडियंस को गलत नहीं बोलना चाहते ना। आप नहीं बोल सकते कि भाई तुम गलत हो। अगर उनको गलत भी बोलना है, जैसे कि कुछ फिल्में उत्तर प्रदेश वगैरह की फिल्में हैं, जैसे बॉलीवुड में ही आई आयुष्मान खुराना की कुछ फिल्में ही ले लीजिए, तो वो पहले एक फार्मूला है उनका कि पहले वो वैलिडेट करते हैं ऑडियंस को कि आप जो सोच रहे हो, आप जिस चीज़ पे हंस रहे हो, जिसका मजाक उड़ा रहे हो, वही सही है। उस पर पहले हंसाते हैं, उसके बाद फिर वो चेंज कराते हैं। तो लेकिन तो यही चीज़ है कि आपको पहले वैलिडेट करना पड़ता है कि आप आप जिस तरीके से सोच रहे थे एक गंजे आदमी के बारे में, काले आदमी के बारे में, या एक नपुंसक मतलब क्या बोलते हैं उसको, बेटर वर्ड, इम्पोर्टेंट आदमी के बारे में, तो पहले दे विल वैलिडेट योर जो भी भ्रांतियां हैं, उसके बाद फिर आपको उसको चैलेंज करवाते हैं। तो ऑडियंस के साथ प्रोड्यूसर्स जो है पंगा नहीं लेना चाहते। तो वो ये जो भ्रांतियाँ जो है वो चेंज करने में सभी का हाथ होना चाहिए। वो साहित्य भी उसमें लगता है, उसमें समाचार पत्र भी लगते हैं, न्यूज़पेपर्स भी लगते हैं। हम लोग आपस में किस तरीके के बात करते हैं, किस तरीके के जोक्स क्रैक करते हैं, क्या हम ज़्यादातर जिस तरीके के रील्स हम एक दूसरे से शेयर करते हैं वो किसके ऊपर हंसा जा रहा है। हाँ, वो जो अभी चल रहा है बॉयज़ बोल के इसमें इंस्टाग्राम में, तो वो सारी चीज़ों को आपको चेक करना पड़ेगा कि किस चीज़ के ऊपर आप हंस रहे हैं। तो वो सारी चीज़ों को मिला जुला करके ही आने वाले कुछ वर्षों में शायद हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें बदलेंगी। और ये ऐसा जिस फिल्म का जिक्र हो रहा है ये तो वहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ये हम बोल रहे हैं, मतलब अगर हम नहीं बोलते अभी तो शायद किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा होता। मतलब हम करनी सेना तो है नहीं कि आप राजपूत के बारे कुछ दिखा दो हम मारपीट करने आएंगे। भले ही हमको फिल्म में दिखा रहे हैं कि हम बहुत वायलेंट है, वॉयल करेंगे आपको, पर ऐसा तो है नहीं। तो वो एक प्रेशर ग्रुप भी नहीं है ना ऐसा उस तरह से। तो ये आप जैसे बोल रहे हो कि
ये जो काउंटर जो है ना, ये अच्छा फिल्म बना के रिव्यू दे के, और पूरा एक प्रोसेस है बेसिकली। तो ये मतलब एक बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए कि क्या हो कैसे हो, कुछ गलत है तो वो कैसे उसको आइडेंटिफाई करे, उसको चेक करे, तो वो है। We have time for one more question, if anybody wants to ask. एक सवाल है, जैसे आपने कहा कि स्टीरियोटाइप जो सिनेमा में आदिवासियों का जो चित्रण होते आ रहा है वो ठीक है कि पहले होता था, पहले रिसर्च उतना नहीं होता था, लेकिन कल मैंने जोरम देखी, मैंने देखा कि उसमें भी जो आदिवासी हैं उनका वही है, मतलब उसी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। खासकर इसमें दिखाया एक स्टोरी है झारखंड के आदिवासी की, लेकिन वो अभी भी वो लगभग यहाँ जितने भी आदिवासी दिखाए हैं सब आधे नंगे ही थे। जो उनका जो पहनावा था, जो उनका मेकअप था, वो बिल्कुल झारखंड का नहीं था। एक झारखंड वाला समझ सकता है। तो अब जब इतनी सारी सहूलियतें हैं, यहाँ शूटिंग हो रही है, आप लोग जैसे गुणी निर्देशक है या फिर बताने वाले हैं, तो वो लोग रिसर्च क्यों नहीं करते हैं? मतलब बॉलीवुड में रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले हम बॉलीवुड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये बात भी बताना बहुत ज़रूरी है। बाई चॉइस आई डिड नॉट गो टू बॉम्बे, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे क्या होता है और किस तरीके का लाइफस्टाइल है और कैसे मुझे वो शहर पूरा बदल करके रख देगा। 1 महीने रहा था मैं वहाँ पर, तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है कि सुबह उठो और ट्रेन में चढ़ो, धक्के खाओ, ये जो जिस रिदम में ये जो शहर चल रहा है, तो वो सिचुएशन है। तो इसीलिए मैं नहीं गया। और पूरा अपने आप को, सिर्फ आपका बायोलॉजी भी बदलता है, आपका सोचने का तरीका सब कुछ बदल देता है, आपका सेंस ऑफ टाइम सब कुछ बदल देता है एक शहर। तो इसीलिए मैं उधर नहीं गया। दूसरी बात, आपके पॉइंट पे आता हूँ कि ये जो रिसर्च क्यों नहीं हो रहा है, ये जो चीज़ है, इस बारे में जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोताही ज़रूर बरत रहे हैं, तभी ये चीज़ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। या तो उनको सही कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है, या तो वो कोशिश ही नहीं कर रहे कि वो जानना है, वो चीज़ें जाननी है डीपर लेवल पे, या फिर वो जो सवाल, मतलब जो इससे पहले जो सवाल था वही चीज़ है कि या तो उनको वही चीज़ परोसना है जो कि लोगों के दिमाग में पॉपुलर इमेजेस हैं। तो लास्ट टाइम आपने जो वृहत पूरे देश में और दुनिया में इंडियन ट्राइब्स का जो एक इमेज निकला था, वो डोंगरिया कोंद का ही था। वो डोंगरिया कोंद आपका उड़ीसा के आदिवासी हैं जो नियमगिरी में रहते हैं। तो वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे उसका उनको कहा जा रहा था कि अवतार से कंपेयर किया जा रहा था। अवतार बोल के फिल्म जो आई थी जेम्स कैमरन की, तो वो सिचुएशन को कंपेयर किया जा रहा था। तो ग्लोबली जो इमेज बैठ गया है, तो उसी चीज़ को भुनाने की कोशिश की जा रही है। और लोगों के दिमाग में वो जो भूखे नंगे इधर उधर जिनके पास पॉवर्टी का जो इमेज है, जो गरीबी का इमेज है, वही भुनाया जा रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो फिल्म मेकर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना पड़ेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं घूम करके आए किसी दूसरे प्रदेश में और आप वही इमेज को कहीं और चिपका दिए। और यहाँ के जो शोधकर्ता हैं, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ का जो इंटेलिजेंसिया है, जैसे कि यहीं पर हमारे टाटा लिटरेरी मीट, ये झारखंड लिटरेरी मीट में ही कुछ लोग आपको मिल गए होंगे जो डीपर लेवल पर आदिवासी लाइफ को व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो इमेज दिखा रहे हैं। उन लोगों को रेफ़र करना, हमें प्रॉब्लम नहीं है कि बाहर के लोग आकर के फिल्म बनाएं, ठीक से बनाएं, ये हमारी प्रायोरिटी है। क्योंकि जिनके पास, हमें ज़्यादातर इस चीज़ को लेकर के हमारी चिंता है कि हमारा नैरेटिव किस तरीके से जा रहा है, या हमारा रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हो रहा है। तो ये जो रिसर्च का मामला है, ये बॉलीवुड में, वो बॉलीवुड की फिल्म, वो इंडी ही है जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, वो इंडी ही लेवल पे थी, अभी वो रिलीज़ हो रही है। पर वहाँ पर भी रिसर्च की कमी है। तो इन लोगों को आकर के हम लोगों से पूछना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपके कैरेक्टर्स भी जिनका आपने कास्टिंग किया है वो एक जगह के नहीं लगते। वो जो कुछ बातें कर रहे हैं, जो डायलॉग्स बोल रहे हैं, वो हर कोई अलग अलग जगह के एक्सेंट में बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, निटिग्रिटीज़, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, नुआंसेस हैं,
ये सब थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। और इसके लिए लोकल लोगों का सहारा लिए बिना अगर फिल्म बनती है तो फिर इसी तरीके की चीज़ें होंगी। और लोकल लोग जो काम कर रहे हैं फिल्मों में, जिस फिल्म का आपने नाम लिया उसमें लोकल लोग काफ़ी काम किए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर स्क्रिप्ट में ऐसे प्रॉब्लम है या फिर उसको फिल्माते हुए अगर आपको कुछ दिख रहा है कि कुछ अजीब सा हो रहा है जो कि गलत रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आप बोलिए, आपको वो बोलना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सराल जी भी बोल रहे थे कि जो हम लोग अभी बोल रहे हैं तो आपको पता चल रहा है बहुत सारे लोगों को। तो जब भी इस तरह की चीज़ें होंगी उसके बारे में आप बोलिए, लिखिए। आपके पास सबसे बड़ा टूल है सोशल मीडिया, उसके बारे में लिखिए, रिव्यूज़ खुद से दीजिए। तो फिर और हैशटैग या टैग करके ये सब करके दीजिए, तो फिर धीरे धीरे लोगों को वो समझ में आएगा कि भाई लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, किस कहाँ पे कोताही बरत रहे हो, आपका ये नहीं चलेगा। बस। Thank you, Niranjan. Thank you, Seral, for sharing your views. And we hope that in the near future there will be many more voices and trained filmmakers who can break through the clutter before we can tackle stereotypes head on. Thank you once again. We have a very short musical presentation to conclude this evening's program.